हम्म। जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। सो कैंडिडेट, आप लोगों के सामने दोस्तों लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अभी हमने कोई भी मतलब कि ना ही हमने कोई वो हमारा वीडियो वगैरह बनाया था। बट स्टूडेंट, अभी जो आरएस सर ने नया बैच स्टार्ट किया अलग से बैच, तो दोस्तों उसकी प्रॉपर क्लासेस सबसे पहले दोस्तों मैं आपके स्टार्टिंग की 2 मिनट लूंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे आपके आगे आने वाला जो एग्जाम एयरफोर्स का, उसके अंदर आप लोगों के लिए मतलब कितना कुछ हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं। वो सारा कुछ आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट में आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको वीडियो देखना है तो आप 2 मिनट का स्किप कर दो या फिर आगे बढ़ दो, या फिर 2 मिनट भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसे भी अवश्य देखना। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि आरएस सर ने आपको आपके लिए लक्ष्य से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आप सभी को ये बात पता है कि आरएस सर केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, बट उनका जो प्रैक्टिस है वो पेड होती है। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी मतलब कि देखो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनके लिए 1100-1200 रुपये भी अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो हमने उन लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया है। और या फिर अगर आपने उनका बैच अगर परचेज किया हुआ है तो फिर भी आप इस जो ये क्लासेस को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाइयों ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं मिलते। हमने अपने एग्जाम दिया था तो एग्जाम, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले अपने बारे में बता दूं भाइयों, मैंने बहुत सारे डिफेंस एग्जाम निकाले हैं, 2 बार नेवी, 2 बार एयरफोर्स, एनडीए वगैरह बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। तो भाई इतना एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को आराम से पढ़ा सकता हूं और आपको रियल गाइडेंस बता सकता हूं कि आपको कैसे क्या कुछ पढ़ना चाहिए। तो आप दोस्तों बिना मतलब दोस्तों आप अपनी आंखों को बंद करके आप हम पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। तो भाई आपके विश्वास को हम हमेशा बनाए रखेंगे, कभी आपके विश्वास पर आंच नहीं आ देंगे। ठीक है, तो भाई आप अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगा। स्टार्टिंग से आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दोस्तों आज के आपको दोस्तों पर डे आपको टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है कि एयरफोर्स एग्जाम में केवल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हम चैप्टर वाइज 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में जैसे आपका वो सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तब हम आप लोगों के लेके आएंगे मिक्स मॉक टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं कि भाइयों आप सामने जो ये पीडीएफ दिख रही है, इस पीडीएफ के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें से टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन खुद को सोल्व करने हैं। और भाई ये पीडीएफ आपको हमारा एक ग्रुप पर टेलीग्राम, उसका लिंक वीडियो नीचे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसे जाकर ज्वाइन करो भाई। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा, सभी को वो ग्रुप ज्वाइन करना है क्योंकि दोस्तों उस जो ग्रुप है उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। तो अब चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और भाई देखो वीडियो स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखो, क्योंकि दोस्तों अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको वास्तव में अगर मेहनत करनी है, अगर आप वास्तव में अपने 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 फ्यूचर के प्रति सीरियस हो तो प्लीज़ मेहनत पूरी करो। ऐसी नहीं है कि आपने आज वीडियो देखा या फिर आप आप 5 मिनट तक वीडियो देखते हो, 20 मिनट का वीडियो, तो भाई इससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर देखना ही है तो पूरा देखो। ठीक है, और अगर हाँ ये हो सकता है कि आप वीडियो की स्पीड को मतलब की स्पीड अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप इसे टॉक्स में कर सकते करके वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्लीज़ यार एक लाइक तो अवश्य कर देना, कमेंट भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप सभी को ये पता है क्या कि पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको क्या पूछा गया कि एक चालक है, उसके अंदर 4.8 भाइयों रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ कि इंडियन एयरफोर्स। तो समझ आना कितनी अहमियत है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई कैसे भी एग्जाम उठाकर देख लो कि दोस्तों वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। प्लीज़ आपके जो भी दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारा मतलब वीडियो शेयर करो, कहो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करना। देखो पहला क्वेश्चन, उसके अंदर आपको क्या पूछा गया, उसके अंदर आपको क्या मतलब कि क्या पूछा है। सबसे आपको उसके अंदर ये पूछा कि इलेक्ट्रॉन संख्या यानी एन का मान। अब देखो स्टूडेंट, देखो अगर आपको एग्जाम करेक्ट करना है, अगर आपको अपने रैंक लेके आनी है तो भाइयों आपको देखो स्टूडेंट हमारे 4-5 प्रकार के होते हैं। बट अगर आपको वास्तव में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई आपकी स्ट्रेटेजी सबसे डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम आपको अलग से बता दें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन संख्या आपको पता है कि सर इसके लिए तो केवल एक ही फॉर्मूला होता है, क्या कि सर Q बराबर N वाला। देखो मेरे को ये पता है कि सर यहाँ पर केवल Q बराबर N वाला इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, बाकी किसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब देखो Q बराबर N, इसके अंदर हमको पता है कि E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो Q है इसका मान अगर आपको Q का मान पता हो तो आप आराम से इस फॉर्मूले में N का मान निकाल सकते। अब सर मैं Q कैसे निकालूं आप बताते हैं। आपको पता है इससे I बराबर होता है Q/T होता है ना, फॉर्मूला आपको ये पता है I बराबर Q/T होता है। अब देखो आपका क्वेश्चन इसी से ही सोल्व हुआ। क्यों? क्योंकि देखो भाई आपको पता है कि I का मान आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया 4.8, I का मान आपको दिया गया 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो चालक में प्रति सेकंड प्रवाह होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। प्रति सेकंड दे दिया, इसका मतलब क्या कि सर T बराबर आपके पास 1 सेकंड है। ये बात समझ में T का मान आपके पास 1 है, I का मान आपके पास 4.8 है। तो 4.8 बराबर Q का मान आपको निकालना Q/1, Q बराबर आ गया 4.8 कूलम।
ठीक है, 4.8 कूलम हो गया। ठीक है, अब देखो 4.8 को आप यहाँ पर अगर पुट करते हो तो n बराबर आपको पता है कि Q अपॉन E होता है। ठीक है, तो Q का मान आपके पास 4.8 है, तो 4.8 इंटू कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर आप इसे आगे अगर आप इसे कट करते हो तो आपका इसके अंदर क्या होगा, हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी है तो n का मान आपको पूछा है, तो आप इसे अगर आप आगे आराम से सोल्व करते हो तो आपको आएगा 16 3 48, 3 से इसको काट दो, फिर आपको आ जाएगा 3/10⁻19। अब दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1/10⁻19 का मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो अगर आप इसे यहाँ पर अगर पुट करते हो तो 3 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, अगर आप इसे आगे सोल्व करते हो तो स्टूडेंट अब देखो स्टूडेंट, आपको ये पता है कि देखो 1/10⁻19 की वैल्यू इतनी होती है, बट ये कब होती है जब आपको ये पूछे कि एक कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगता है। बट हमको यहाँ पर ये दिया है 3/10⁻⁻19 हमारे पास है, तो ये आपको आ जाएगा 3 इंटू 10⁻+19 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लो, बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा गया कि आपके पास 4.8 एम्पियर की आपके पास धारा है, क्यू का मान आपको यहाँ से निकालना, टी का मान आपके पास एक सेकंड आपके पास दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आपको सबसे पहले यहाँ पर क्यू का मान आपको निकाला। अगर आपके पास क्यू का मान आ जाता है तो उस फॉर्मूले की यानी क्यू के मान की सहायता से आप यहाँ पर एन का मान आराम से निकाल सकते हो। तो भाई ये आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन था। तो भाई देखो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज यार एक वीडियो शेयर अवश्य करना। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या भाई, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, तो भाई अपना प्लीज क्वेश्चन का जो लेवल उसको बढ़ाओ, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि आपको एक जो है फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन देखो। हाँ, किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित होने, यानी किसी चालक धार में आई मतलब कि देखो धारा का मान अगर आई है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है। ठीक है, और परंतु उसी धातु के तथा 2 गुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई तार है और उसमें अगर 2I की धारा प्रवाहित हो रही तो अनुगमन वेग का मान कितना होगा। आओ करते हैं भाई, इसके लिए आपको अनुगमन वेग, जिसको इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बीच में और आपको उसका एक फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, देखो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको बता देता हूँ, देखो मैं जस्ट वेट, देखो उसके लिए आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करो। हाँ देखो, उसके लिए आपको ये पता है कि उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपना आई बराबर, मतलब आप आर सर ने आपको बड़े अच्छे से उस फॉर्मूले को याद भी करवाया। तो देखो क्या है कि आपको पता है कि सर आई यानी मेन नावे, यानी आई बराबर NaVdE, यानी एक फॉर्मूला होता है आई बराबर नावे वाला। ठीक है, आपको इसके अंदर आपको 2 चीजें को आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि सर जो v है, यानी जो आई यानी जो vd यहाँ पर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो सर जो vd है, vd समानुपाती होगा किसके, सर vd समानुपाती होगा I/A की। ठीक है, यानी जिस हिसाब से हमने आई को बढ़ाया उस हिसाब से अगर हमने a को बढ़ाया है तो हमारा जो vd का मान है वो कॉन्स्टेंट होता है। देखो अब अपने क्वेश्चन के पास आओ, क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया कि सर जो बहने वाली धारा उसको 2 गुना कर दिया गया, कहने मतलब सर जो आई है उसको 2I कर दिया गया, कर दो आप भी 2I। ठीक है, और परंतु सर जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको भी 2 गुना कर दिया गया है, 2A कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसको इससे काटोगे तो VD बराबर हमें VD ही प्राप्त होगा। कहने मतलब ये है कि अगर हमने धारा का मान भी 2 गुना किया है और अगर हमने जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल उसका मान अगर हमने 2 गुना किया है तो बहने जो अनुगमन वेग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। भाई अब ये अनुगमन वेग क्या होता है, इसके लिए आपको आर सर की वीडियो को देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि अनुगमन वेग होता क्या। आओ देखो, इसके लिए भाई आपको 2-3 चीजें का वो पता होना चाहिए। एक तो ये फॉर्मूला आई बराबर नावे यानी NaVdE, और एक उसका एक फॉर्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि सर जो VD बराबर VD का एक अपना एक अच्छा सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है सर, वो होता है अपने पास क्या, EE/me, EE/me, ये इसका अच्छा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर E है वो क्या है सर, E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो कैपिटल E है वो है विद्युत क्षेत्र, और जो टो है वो विश्रांति काल। अब सर ये विश्रांति काल क्या होता है, इसके लिए वो थोड़ा सा बताओ। सर जो विश्रांति काल होता है ना, वो सर दो इलेक्ट्रॉन है ना, उन जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में जो समय लगता है ना, मतलब देखो मानो कि हमारे पास कोई ये कंडक्टर है, मानो कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैंने इसका ताप बढ़ाया, अगर मैं इसका ताप बढ़ाता हूं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में टक्कर करेंगे। तो अगर वो आपस में टक्कर करेंगे तो जो टक्कर करने के बीच में उन्हें जो लगने वाला जो समय है ना, मतलब मानो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ टक्कर की 1 सेकंड में, मान लो इसने इसके साथ 1 सेकंड में टक्कर की, तो जो 1 सेकंड है ये इसका विश्रांति काल है। तो जो टोका मान है वो हमारे पास मतलब जो इसका विश्रांति काल होगा। जो एमई है, एमई बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान।
तो भाई इसके लिए दो फॉर्मूले है, इसको याद कर लो। आई बराबर नाव यानी में नावे, और ए होता है ई जो वी डी बराबर ई टू अपॉन एम ई। दो फॉर्मूले को याद कर लो, क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं आएगा, इससे ही आएगा। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, किसी चालक में जब धारा बहती है तो इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की कोटि क्या होती है? भाई देखो, अनुगमन वेग की जो कोटि होती है वो है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और भाई आपको इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे से आपको मतलब कि ये भी बोल सकता है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आ जाएगा इसके अंदर क्या, इसके अंदर आएगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि एक सेंटीमीटर के अंदर एक सेंटीमीटर के अंदर अपने पास होते हैं 1 मीटर के अंदर अपने पास होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर आपको मीटर भी पूछ सकते हैं, सेंटीमीटर भी पूछ सकते हैं, आपको इसके अंदर आपको एक नैनोमीटर भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो भाई आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या, कि सर जो अनुगमन वेग की जो कोटि होती है वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि अपने पास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा आंसर? सर इसका आंसर आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन, कि 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि भाई आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ये होती है, इसको हमें सेंटीमीटर के अंदर में इसको कन्वर्ट किया है, इसे आप किलोमीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और करते हैं अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सूत्र है वो सत्य नहीं? भाई देखो, जो नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई समझ लो कितनी अहमियत है इस क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सूत्र वो सत्य नहीं है? अब देखो सर मेरे को कुछ नहीं पता, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। सर मेरे को कुछ नहीं पता, बट मेरे को एक बात ये पता है कि क्या, कि सर जो एस मतलब कि जो एक मतलब कि क्या सर, 1 वोल्ट इंटू 1 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट इंटू वोल्ट बराबर अपने पास होती है 746 अश्व शक्ति, 746 मतलब एचपी होता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट इंटू 1 वोल्ट बराबर अपने पास 2 अश्व शक्ति ना होकर 746 एचपी होती है। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर नंबर जो आप सी नंबर आंसर आपको इसका टिक कर सकते हो। तो भाई आपको ये एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट इंटू 1 वोल्ट बराबर आपके पास 746 एचपी होता है, न कि 2 एचपी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर आ सकता है। बाकी स्टूडेंट जो आपके सामने लिखे हुए ये एकदम सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, स्ट्रेट देखो, ओम का नियम किन के लिए सत्य है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर पता नहीं कितनी बार अब ये रिपीट हो चुका है, ऐसी के एग्जाम के अंदर भी बहुत आ चुका है। देखो, ओम का नियम निम्न में से किसके लिए सत्य है? भाई वो ओम का जो नियम है वो सभी चालकों के लिए सत्य है। क्या बोला मैंने? कि ओम का जो नियम है वो सर सभी चालकों के लिए सत्य है। सर जो ओम का नियम है वो सभी चालकों के लिए सत्य है। बट इसके अलावा अगर मैं अधातु की बात करूं, अधातु, या मैं उपधातु की बात करूं, या फिर मैं अगर मैं बात करता हूं किसकी, सेमीकंडक्टर की यानी अर्धचालक की, या फिर अगर मैं बात करता हूं किसी लिक्विड की यानी कि ऊर्ध्वाधर की, तो भाई इसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम केवल चालकों के लिए ही लागू होता है। चालक में अगर मैं बात करूं कि धातु के लिए, भाई इसके लिए भी कंडीशन होती है कि ये नियम तभी लागू होता है जब धातु का ताप कम हो। देखो भाई, ताप अगर V समानुपाती I, ये कब होगा? ये तभी सत्य होता है, यानी कि जो बहने वाले जो आरोपित जो हमारा जो वोल्ट है, विभवांतर है, वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये कब होता है? इसके अंदर भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जब इसका ताप कम हो। क्योंकि आपको पता है भाई, अगर मैंने किसी चालक का अगर ताप बढ़ाया है तो भाई उसका जो चालक, अगर मैं ताप बढ़ा रहा हूं तो उसका प्रत्युत बढ़ जाएगा। यानी कहने मतलब ये कि जो V और I के मध्य का जो ग्राफ है ना, मानो अगर ये V है, अगर ये I है और अगर V है, तो इसका ग्राफ जो ऐसा स्ट्रेट लाइन ना आकर इसका ग्राफ ऐसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिरोध है वो एकदम इंक्रीजिंग, मतलब एक इंस्टेंट रूप में तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। तो यानी कहने मतलब ये है कि अगर कम ताप के ऊपर जो बहने वाली धारा है वो V के समानुपाती होता है धातुओं के लिए। यानी ओम का नियम है वो कम ताप पर धातुओं के लिए वैलिड होता है, अधिक ताप पर नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अनओमीय पदार्थों का उदाहरण क्या है? भाई आपको ये पता है कि मैंने आपको अभी बता चुका कि अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण किसका? देखो, पहले बता चुका हूं कि सर जो अनओमीय होता है ना सर, जो धातु होते हैं, धातु ये पूरी ओमीय प्रकृति के होते हैं। बट अगर जो अनओमीय, अगर मैं बात करूं अधातु आ गया है, या फिर उपधातु आ गया है, या फिर अर्धचालक आ गया, या फिर हमारे पास कोई भी लिक्विड आ गया है, तो भाई ये मतलब हमारे अनओमीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो कौन सा? सर जो डायोड है ये अर्धचालक होता है। डायोड एक प्रकार का अर्धचालक होता है, तो ये हमारा अनओमीय पदार्थ है, ओमीय नहीं है। क्योंकि अगर आप आगे थोड़ा पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको ये पता है कि जो V और I के मध्य जो ग्राफ है ना, वो इसके अंदर आने वाला ग्राफ वो इस हिसाब से आता है। मतलब ये है कि सर जो V और I का जो ग्राफ होता है वो एकदम इंस्टेंटली इंक्रीजिंग बढ़ता है, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में क्या संबंध है?
देखो आपको क्लास में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जो वीडी है वो ई टू अपॉन एम होता है। ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप इसका क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। वीडी समानुपाती ई होगा। कहने मतलब ये है कि जो अनुगमन वेग है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारा विद्युत क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ स्ट्रेट, हाँ ये रहा 0.1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अगर इतनी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो धारा का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। आपको ये बोला कि इसकी जो धारा प्रवाह का मान क्या होगा। देखो धारा प्रवाह का अगर आपको मान निकालना है तो इसके लिए बेसिकली आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है, क्या कि सर जो आई बराबर होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। यानी आवेश की जो प्रवाह की जो दर है, यानी कि जो आवेश प्रवाह की जो दर है उसका मान है वही अपना वो धारा होती है। ठीक है, तो देखो आई बराबर आपके पास इसमें टी का मान कितना है। सर जो टी का मान है ना वो मेरे पास एक दिया गया है। क्योंकि इसमें अंदर बोला गया प्रति सेकंड। अब जो प्रति सेकंड होता है उसका मतलब क्या सर, प्रति सेकंड का मतलब होता है कि एक सेकंड, टी बराबर आपको एक लेना। ठीक है, तो देखो आई बराबर अभी पता है सर, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। टी का मान आपके पास एक सेकंड दिया गया, ये सर मेरे को दिया गया। बट सर मेरे पास इसमें मेरे पास इसमें क्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं क्यू को कैसे निकालूं। तो भाई क्यू को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर एन ई। होता नहीं भाई, बड़े बेसिक से बता रहा हूं। अगर मेरे को इस क्वेश्चन का अगर आंसर टिक करना है तो भाई मैं इसके ऑप्शन नंबर सी को टिक करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब मेरे को ये कंसेप्ट कैसे क्लियर है, क्योंकि देखो मेरे को ये एक बात पता है, क्या कि सर जो क्या बताया कि सर एक गुलाम अगर आवेश है, अगर एक कूलम आवेश है तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। सर एक कूलम तो आवेश है, अगर उसके अंदर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या अगर हम देखें तो वो अपने पास कितना होगा। सर जो क्यू बराबर अपने पास एन ही होता है, एन का मान अपने क्यू का मान अपने पास एक है, तो एक बराबर एन का मान मेरे को निकालना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है, तो एन बराबर आ गया 1/6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 90। अगर मैं इसको अगर आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा, ऊपर में करूँगा 10, तो 10 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगा। इसको अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का प्लस का 18 आ जाए। कहना मतलब ये सर मेरे को पता है कि एक कूलम आवेश है, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो मैं डायरेक्ट मेरे को ये पता है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 मेरे को पता है, प्लस का 18 ये मेरे को पता है कि एक कूलम आवेश की वैल्यू होती है। बट क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया, क्वेश्चन के अंदर बोला कि 62.5 है। कहना मतलब ये है कि जो एक कूलम इसको मेरे को 10 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 10 बटा 1 बराबर 10 एम्पियर। बस इतनी कैलकुलेशन में माइंड के अंदर करता और मैं ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाता। बट ये कैलकुलेशन मेरी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया है, मैंने इस चीज़ को टाइम दिया है। ठीक है, तो ये ऐसी कैलकुलेशन आपको अपनी बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी कि देखो आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि सर जो एक कूलम आवेश होता है ना, एक कूलम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 18। ठीक है, ये चीज़ों भाई इस चीज़ को याद कर लो, मतलब इस चीज़ को याद कर लो किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको ये पता है क्यू बराबर एन होता है, उसी फॉर्मूले को जिस प्रकार से आपने क्यू बराबर एन वाला फॉर्मूला याद किया है, उसी प्रकार आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना कि एक कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इस अगर आप इस वैल्यू अगर याद करते हो तो आपको भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो इसे जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आया है, और अगर क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट को अगर इसका वैल्यू पता है तो वो डायरेक्ट इसके अंदर आपको पता है कि एक कूलम बराबर इतना होता है, और मैं यहाँ पर मेरे को करना 10 कूलम, तो मेरे पास 10 बटा 1 बराबर 10 एम्पीयर मेरे पास आ गया। भाई ये चीज़ें तभी स्ट्रॉन्ग हो पाती है जब आप इस चीज़ों को काम करते हो। और भाई ये मात्र 1 सेकंड का सवाल है, मात्र 1 सेकंड का, मात्र 1 सेकंड का सवाल है। बट अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तब आपको पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये निकालनी पड़ेगी। आपके कम से कम 2 मिनट खराब हो जाएंगे। और भाई जो ये 2 मिनट है इसको आप बचाकर मैथ में अपना टाइम लगा सकते हो। तो भाई ऐसी चीज़ों को आपको अंदर से खुद को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी टिक होगा, सही होगा। आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे टिक होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, जब किसी चालक तार में विद्युत प्रवाह होता है तो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। अब सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन भाई बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोला है। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है कि जो कोई चालक तार है ना, मानो कि ये एक चालक तार है। ठीक है, ये एक चालक तार है। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो इसके जो धारा प्रवाह की वजह से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसका उसकी जो वो वैल्यू क्या होगी। तो भाइयों इसके अंदर आपको ये पता है कि सर वो लंबाई के अनुदिष्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो मतलब परपेंडिकुलर कभी नहीं होता, वो या तो इस दिशा में होगा या फिर वो इस दिशा में होगा। बट वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर बहने वाली जो धारा की दिशा कैसी है। अगर धारा की दिशा इस दिशा में है, अगर धारा की दिशा इससे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो ऐसी होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मानो अगर ये कंडक्टर है, थोड़ा सा बना देता हूँ। देखो अगर ये कंडक्टर है,
ठीक है। तो अगर इसके अंदर बहने वाली धारा इस दिशा में है तो भाई विद्युत क्षेत्र हमेशा इसके अपोजिट होता है। और भाई ये विद्युत क्षेत्र है, ये कहां पर होगा? इसके बाहर होगा, अंदर होगा? सर बाहर तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, और भाई विद्युत क्षेत्र वो हमेशा अंदर होगा, यानी विद्युत क्षेत्र हमारा अंदर होगा। दोबारा देखो क्या बताया मैंने। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछता कि इसका चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, तब आपको होता बाहर की तरफ होगा। बट आपको क्वेश्चन के अंदर यह बोला कि इसके विद्युत क्षेत्र कहां होगा, तो भाई विद्युत क्षेत्र है वो चालक तार, मतलब जो चालक तार है या चालक कंडक्टर है उसकी वजह से अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। बात समझ में? यानी कहने मतलब ये कि जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर होगा, और जो अगर चुंबकीय क्षेत्र होता तो वो बाहर होता। यही बात समझ में? भाई ये इसका जहर वाला कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो लंबाई के अनुदिश होगा बट वो अंदर की तरफ होगा। दोबारा बता रहा हूं, अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता तो वो बाहर होता, क्योंकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता ही नहीं है, वो होता परिनलिका के अंदर। ठीक है, बट चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ स्ट्रांग होता है। बट अगर मैं बात करूं इसके विपरीत की, अगर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूं, वो अंदर की तरफ होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर होता है। आई बात समझ? अच्छा क्वेश्चन था, 100% एग्जाम के अंदर आएगा। और भाई देखो शायद ये आया भी कोई एग्जाम, चलो आया नहीं तो भाई इस बार आपके एग्जाम के अंदर 100% आ सकता है। अलग से देखो, किसी अर्ध चालक में किसके अनुगमन वेग के कारण धारा प्रवाह होता है? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। और आर एस सर ने इसको आपको बड़ी जोर देकर आपको इस क्वेश्चन को याद भी करवाया था। अर्ध चालक के अंदर आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स होते हैं, यानी कि अर्ध चालक अगर नाम है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और होल्स होंगे। ठीक है, और अगर इसकी जगह अगर मैं बात करता हूं चालक, तो चालक के अंदर केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अगर इसकी जगह मैं बात करता हूं कि लिक्विड यानी कि द्रव है, तो उसके अंदर भाई केवल आयंस होते हैं। ये भाई ये तीनों चीजों को याद कर लो। क्या बोला? अगर अर्ध चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स होंगे, बट अगर चालक है, केवल चालक की बात कर रहा हूं, तो भाई केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर चालक की जगह मैं बात करता हूं कि लिक्विड है, द्रव है, तो भाई वहां पर केवल आयंस होंगे, वहां पर आयंस होंगे, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वजह से धारा प्रवाह होता है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन वजह से नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से धारा प्रवाह होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, 100% आपके एग्जाम के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ किसी धातु, भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भाई इस बार बीएसएफ के एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि किसी धातु के टुकड़े पर कोई विद्युत क्षेत्र अगर आरोपित नहीं है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग क्या हो, वेग किस हिसाब से होगा? तो भाई आपको अगर ताप के संबंध में अपने फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो भाई आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। क्या? इससे जो वेग है, हाँ क्या पूछा इसने? वेग ही पूछा। ठीक है, ओके वेग, तो v बराबर होता है वो होता है 3kT/m। भाई अब यहाँ पर ये k है या kT क्या है? k यहाँ पर अपना है बोल्ट्जमान जिसकी वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10 टू द पावर शायद कितनी आती है 20 और 21 हिसाब से होती है। ठीक है, ओके। और जो टी है वो अपने पास है ताप, और जो एम है वो है अपने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी जो गैस है वो किस हिसाब की गैस है, इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर प्रोटॉन है, या फिर उसका भी अणुभार होता है, उस हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज होता है। बट फॉर्मूला हमेशा यही काम में आएगा, जो v समानुपाती होगा वो 1/t होगा। ठीक है, ये कब होगा? जब वहां पर कोई विभवांतर आरोपित नहीं किया गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोबारा देखो मैंने क्या बताया कि अगर आपके एग्जाम के अंदर ताप में और वेग में कोई भी संबंध है, वो कहीं से भी आए, तो आपको बस यही फॉर्मूला लगा देना है, v समानुपाती √t होगा। ठीक है, तो कौन सा सर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ 10⁻⁻6 वर्ग। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार। मतलब भाई मैं इस क्वेश्चन का इंतजार ही कर रहा था कि कब ये क्वेश्चन आए और कब मैं आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊं। देखो 10⁻⁻6 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तांबे के तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और यदि प्रति एकांक आयतन में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो अनुगमन वेग क्या होगा। भाई मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं यार, मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं आता। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप आज इस क्वेश्चन से अगर भाग रहे हो ना, तो कल ये क्वेश्चन आपको भगाएगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आ चुका है, आएगा 100% आएगा। तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन से भागो मत मेरी यार, बस बड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट आपको उसको क्लियर करने पड़ते हैं। और भाई अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। आप कुछ नहीं करना, अगर आपके सामने कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, टफ अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। अगर आप 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो भाई आपके कंसेप्ट अपने आप बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाते हैं उस क्वेश्चन को पढ़ने से। तो भाई देखो क्वेश्चन को पहले दोबारा पढ़ते हैं, क्या कि 10⁻⁻6 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तांबे के तार में 20 एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित हो रही है, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अगर इतनी है तो अनुगमन वेग क्या होगा। अब निकालते हैं। अनुगमन वेग का मेरे पास केवल दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला क्या सर, जो vd बराबर होता है, vd बराबर E τ/me। क्या इसके अंदर आपको
एन का मान दिया गया है, यानी कि जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं दिया गया, तो अब दूसरा फॉर्मूला होता है अपने पास क्या सर, आई बराबर होता है नावी, NaVdE, आई बराबर नावी होता है। और यहां पर आपको वीडी निकालना है, वीडी बराबर होगा आई अपॉन NaE, कुछ नहीं करना। अब आपके पास आई का मान है कितना सर, आई का मान मेरे पास है 20 एम्पियर, तो 20 बट्टा एन का मान आपके पास प्रत्येक का आयतन कितने इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, वह 10 की पावर 29 है, ठीक है, ओके 10 की पावर 29 आ गया, ठीक है, इंटू ए का मान कितना सर, ए का मान मेरे पास है 10 की पावर -6 वर्ग मीटर है। भाई ये अपने पास वर्ग मीटर, अगर आपके पास यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग मिलीमीटर हो, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 की पावर -6 वर्ग मीटर, ठीक है। अब ई का मान कितना सर, ई का मान मेरे को पता कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपको जो मैंने भी आपको बताया कि 1/6 × 10⁻⁻⁻ का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखो अगर आपको इसकी वैल्यू अगर पता है तो वो 6.25 × 10⁻18 इंटू 20/10 की पावर, अगर मैं 29 को 29 में 6 कटा दूँ अपने पास 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको 2 से इसको अगर वो गुणा करता हूँ तो 622 का 2 गुणा होता है 1250, तो 1250 आ गया, ठीक है, इंटू 10⁻18, अगर ऊपर 18 है और एक 0 है तो यहाँ पर हो गया 19 हो गया, ठीक है। अब मेरे को 23 में से 19 को घटाना, तो क्या होगा सर, 23 में से अगर मैं 19 को घटाऊँ वो -4 आ गया, ठीक है, 10 की पावर -4, ठीक है। तो 1.25 × 10⁻³ आएगा, ठीक है। कौन सा सर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सर बी नहीं, हाँ सी सही है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मैंने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे की, उसके पीछे का राज क्या जान लो। देखो मैंने क्लास स्टार्ट में आपको ये बता दूँ कि आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/1.6 × 10⁻⁻⁻ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर बना सकते हो। अगर आपको इसकी वैल्यू अगर नहीं पता तो भाई आप उसी प्रकार से आपको कम से कम इसके अंदर 5 मिनट वो लग जाएंगे। भाई अगर आपको टॉपर बनना, अगर आपको रैंक लेके आनी है, अच्छी सी मेहनत करनी है, अगर आपको सिलेक्शन को 100% करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर क्या मेरा इनरोलमेंट के अंदर मेरा नाम होगा। अगर आपको ऐसी चिंता नहीं अपने दिमाग के अंदर लेके अंदर, भाई आपको ऐसी वैल्यू को याद करना पड़ेगा। वो होता है 6.25 × 10⁻18 होता है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर जस्ट विद इन 10 सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जहां पर स्टूडेंट इसमें 5 मिनट तक लगा रहे हैं, वहां पर आप हमारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मात्र 20 सेकंड में सोल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई ऐसे ही बेस्ट अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व जे है तो विशिष्ट प्रतिरोध के मध्य क्या संबंध होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मेरे को पता है कि 100% स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि सर आपको केवल इसमें एक ही फॉर्मूला पता है, जे बराबर सिग्मा ही होता है। तो भाई अब वो जमाना गया है कि एयरफोर्स आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे, ये ओम के नियम का एक दूसरा रूप होता है। बट अभी थोड़ा सा आपको एडवांस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा। वो किस हिसाब से करना पड़ेगा वो बताता हूं। देखो क्वेश्चन ने आपको ये बोला कि उसका धारा घनत्व तो जे, बट उसका विशिष्ट प्रतिरोध के है। आपको ये बात बताया सर सर जो के बराबर होता है 1 सिग्मा, या फिर अगर मैं बोलूँ कि सिग्मा बराबर होता है 1 के, तो नहीं होता। तो देखो ई बराबर क्या होगा सर, ई बराबर अपने पास होगा जे अपॉन सिग्मा, ठीक है। और 1 सिग्मा वैल्यू क्या होता है सर, 1 सिग्मा वैल्यू होते है के बोले तो रो बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि स्पेसिफाई कौन सी होती है, वो होती है रेसिस्टिविटी, ठीक है, ओके। तो ई बराबर हो गया अपने पास जे इंटू के, या फिर इसमें बोलो ई बराबर होगा जे इंटू रो, ठीक है। भाई अगर ये रिलेशन आपको अगर पता है तो भाई आप क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड बनाकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो भाई आपको ऐसे जो रिलेशन है खुद को डेवलप करने पड़ेंगे। अगर मेरे को सामने ये क्वेश्चन आता है तो भाई मैं क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर ऑप्शन नंबर बी टिक करके आगे बढ़ जाता। क्यों बढ़ जाता? क्योंकि भाई मेरे कंसेप्ट क्लियर थे। इसी प्रकार आपको भी अपने कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। अच्छे स्कोर करना है तो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर 1 वर्ग मिमी है। ध्यान से पढ़ो, 1 वर्ग मिमी बोला है, वर्ग मीटर नहीं बोला, ठीक है। ठीक है, अगर 1 वर्ग मिमी है तथा इसमें इतने एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो एकांक घन सेंटीमीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों संख्या अगर इतनी है तो इसका अनुगमन वेग क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और निकालते हैं। देखो इसके अंदर आपको वही फॉर्मूला सेम है, आई बराबर नावी वाला फॉर्मूला है, यानी मेन नावी आई बराबर NaVdE वाला फॉर्मूला आपको इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। और उस फॉर्मूले को यूज करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, की कैलकुलेशन खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। अगर आप अपने लिए खुद के लिए कैलकुलेशन करते हो उसका फायदा आपको होगा, ठीक है। दिखाते देखो, आई बराबर NaVdE होता है ना, NaVdE अपने पास होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको VD निकाल दो, VD बराबर होगा I अपॉन NaE, ठीक है। VD बराबर I अपॉन NaE, ठीक होता है। ये हो गया ना अपने पास भाई। अब देखो इसके अंदर आपके पास I का मान आपके पास दिया गया है,
आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ए है ना, ए, इसको आपको आपको इसमें दिया गया कि वर्ग मिलीमीटर के अंदर दिया गया, उसको वर्ग मीटर के आपको उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। वो अपने पास एक वर्ग मिमी अपने पास होता है, वर्ग mm बराबर अपने पास होता है कि 10⁻⁶ क्यों? क्योंकि मेरे को बताया सर 1 mm बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर, उसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 10⁻⁶ आ जाएगा। भाई ऐसी बेसिक कैलकुलेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, बाकी आंसर आपको निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, सर्दियों के दिनों की अपेक्षा गर्मियों के दिनों में कार के इंजन को चालू करना अधिक आसान होता है, क्यों? क्योंकि कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किस हिसाब से परिवर्तित होता है। भाई आपको पता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध वो समान होता है 1/T, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। जिस प्रकार से आप ताप को बढ़ाओगे उस हिसाब से आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो घटेगा, यानी कि ताप के साथ इसका उल्टा एक रिलेशन होता है। जिस हिसाब से ताप बढ़ेगा उस हिसाब से ये घटेगा, यानी जिस हिसाब से ये घटेगा उस हिसाब से ताप बढ़ेगा, इस हिसाब से वो रिलेशन होता है। तो कौन सा सर? ये ताप बढ़ने पर नहीं, ताप बढ़ने पर ये घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बैटरी के जो कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। धातु के चालक में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, धातु के चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो कूलाम के मात्रक में प्रति मिनट प्रवाह होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? भाई मेरे को पता है इस क्वेश्चन के अंदर 100% स्टूडेंट फंस सकता है, बट भाई आपको फंसना नहीं है। अब वो पूछा है क्यू बराबर, सर मेरे पास क्यू का एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, बट सर इसके अंदर मेरे पास एन का मान नहीं है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर धारा का मान दिया गया, अगर धारा का मान दिया गया है तो आपको फॉर्मूला नंबर सेकंड काम लेना, आई बराबर होता है अपने पास क्यू अपॉन टी, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ये बोला है कि प्रति मिनट, तो आपको भाई 1 मिनट को आपको 1 सेकंड को 1 मिनट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। वो किस हिसाब से चेंज होगा? सर मेरे को ये पता है क्या कि सर तो मेरे को ये बात पता है क्या कि सर जो आई बराबर होता है, आई बराबर प्रति मिनट प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होती है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर अपने पास होता है Q अपॉन टी, एंड टी होता है सेकंड में। अगर मैं सेकंड को मिनट में चेंज करता हूँ तो वो मेरे पता है कि सर 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर अपने पास होता है 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, मेरे को सेकंड को मिनट में अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पर 60 का भाग लगा देना, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड, यानी एक यहाँ पर 1 सेकंड अपने पास है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, मेरे को जो ये 1 सेकंड है आई बराबर क्यों? क्योंकि मैंने आपको निकालना है, तो 1 सेकंड को मिनट में अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो होगा 1/60, यानी कहने मतलब सर यहाँ से 1/60 आता है, ठीक है। ओके, तो भाई क्यों बराबर आपके पास होगा आई का मान आपके पास 5 है, तो 5 गुणा 1/60 ये हो गया भाई अपने पास 1/12 कूलम, ठीक है। 1/12 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल किस हिसाब से बढ़ेगा? ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल क्या होगा? देखो भाई, श्रांति काल का मतलब क्या होता है? श्रांति काल का मतलब होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनको टकराने में जो समय लगता है उससे हम बोलते हैं श्रांति काल। यानी विश्रांति काल क्या होता है? सर जो 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराएंगे तो जो टकराने पर, यानी जो आपस में जो अगर टकराएंगे तो जो टकराने पर इनके बीच में जो लगने वाला जो समय होता है ना, उससे हम बोलते हैं विश्रांति काल, ठीक है। तो देखो, अब मेरे को ये बात बताओ कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपको बाहर से किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है, यानी आपके अंदर इतना मोटिवेशन है कि आप आराम से स्टडी कर पा रहे हो। बट अगर बाहर से अगर आपको कोई फ्रेंड आता है या फिर आपकी माता पिता, कोई भी अगर आपको बाहर से एक्स्ट्रा मोटिवेट करता है तो क्या होगा भाई? आप जो स्टडी कर रहे हो वो स्टडी आप नहीं कर पाते। कहने मतलब ये है कि आप जहाँ पर 12 घंटे पढ़ रहे थे वहाँ पर आपको 12 घंटे में अगर आपने 12 चैप्टर अगर क्लियर किए, तो अगर आपने एक्स्ट्रा मोटिवेशन आपको मिला तो भाई वहाँ 12 घंटे में अगर आप 24 चैप्टर अगर क्लियर कर पाते हो, अगर करते हो, तो भाई आपको 24 चैप्टर क्लियर होने की बजाय आपकी वो खराब और हो जाएंगे। कहने मतलब ये है कि अगर हम धातुओं के ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मध्य जो टक्कर है वो तेजी से होगी। कहने मतलब ये है कि मानो अगर ये को चालक तार है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी टक्कर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनका श्रांति काल घटेगा। ओके, तो कहना मतलब ये है कि अगर उसका मैं ताप बढ़ाता हूं तो श्रांति काल का मान घटता है, तो कहना मतलब ये है कि ताप बढ़ाने पर वो घटता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, तो भाई कुछ नहीं करना। देखो, लिक्विड है वो ओम की नियम की पालना नहीं करते हैं। भाई देखो, इसके अंदर आपको ऑप्शन बी और सी के अंदर कंफ्यूज हो सकता है। भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी और सी के अंदर आपको ये कंफ्यूज हो सकता है कि सर मैं आपको इसमें आंशिक पालना को टिक करूँ या फिर इसमें पालना नहीं करता उसको टिक करूँ। तो भाई आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि जो लिक्विड होते हैं वो ओम के नियम की आंशिक पालना करते हैं। कहना मतलब ये है कि अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं वी और ये आई अगर बात करता हूँ तो भाई इसके मतलब जो ग्राफ है वो पहले तो स्ट्रेट लाइन रहता है, फिर बाद में ऐसा हो जाता है। कहने मतलब ये है कि
क्या कि सर जो वी और आई है उसके ये आंशिक नियम की पालना करते हैं, यानी कि कुछ समय तक तो वो ओम के नियम की पालना करेंगे और बाद में वो पालना करना छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो लिक्विड है वो ओम के नियम की आंशिक पालना करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बाकी हाँ, धातु के तार के लिए V अपॉन आई का मान क्या होगा? भाई V अपॉन आई होता क्या है भाई? इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, जिसने केवल बेसिक चीज़ें पढ़ी है वो इसके अंदर कंफ्यूज हो सकता है। V अपॉन आई बराबर क्या? सर V अपॉन आई बराबर R होता है। बस आपको ये पूछा है कि ये पूछा गया है कि सर जो धातुओं के लिए जो R का मान है वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। तो भाई देखो, धातु के जो आर का मान है वो ताप बढ़ाने पर घटता है, यानी ताप पर डिपेंड तो करता है, बट वो जैसे उल्टा होता है, ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ अर्धचालक की बात करता हूँ तो अर्धचालक का जो ताप है, अर्धचालक का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि उसके अंदर धारा का मान तेजी से प्रवाह करती है। बट उसी जगह मैं बात करूँ कि जब जो चालक तार उसके अंदर पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन है और बाहर से अगर हम उसका ताप बढ़ा रहे हैं तो भाई उसके जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध मतलब ये होता है कि जो बहने वाली धारा का विरोध करना। अगर हमने उसका ताप बढ़ा दिया है तो बहने वाली धारा है उसका मान कम हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो भाई देखो, अगर आपको इस बेसिक से चीज़ें सीखनी है तो भाई आर सर का वीडियो देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम आपको केवल प्रैक्टिस करवा दें। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी, ताप बढ़ाने से बढ़ता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाई आपको ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम में से साइमन में मापा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको याद करना है। ये केवल एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी चालकता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है, वो इसे साइमन में मापा जाता है। ये ऑप्शन हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, ओम का नियम बहुत कम और बहुत अधिक ताप के लिए उपयोगी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको क्लास से स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि जो ओम का नियम है वो बहुत कम बहुत अधिक तापमान के वैलिड नहीं है। ये हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, उसी पर ये वैल्यू हमारी वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ओम का नियम पालना करता है। ऑप्शन नंबर सी कि ओम का नियम अर्धचालकों के लिए उपयोगी नहीं। ओम का नियम अर्धचालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अर्धचालक एक अनोमीय पदार्थ होते हैं, इसलिए ओम का नियम अर्धचालकों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम का नियम इलेक्ट्रॉन ट्यूब विसर्जन नलिका और विद्युत अपघटन के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल सत्य, क्योंकि जो ये 3 पदार्थ तीनों अनोमीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। व्यास डी तथा लंबाई एल की तार के तांबे के सिरों पर वी वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो डी को दोगुना कर दिया जाए तो अनुगमन वेग क्या हो? भाई आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत मिल सकता है, बट क्योंकि देखो भाई स्टूडेंट, मैंने ये क्वेश्चन जिस बुक से लिए हैं उस बुक में इसका आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, तो भाई देखो, आपको इसका मैं एक पीछे का प्रॉपर रीजन बताऊंगा किस हिसाब से हमारा उस बुक के अंदर इसका आंसर गलत है और किस हिसाब से ये सही होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। आपको एक बात बताया क्या कि सर मेरे को एक बात तो ये बताया कि सर जो आई बराबर होता है वो नावी होता है, आई बराबर NaVd ई होता है। ठीक है, जो Vd है वो समानुपाती होगा 1/1, यानी जिस अगर Vd समानुपाती 1/1 तो Vd समानुपाती 1/r²। ठीक, या फिर 1/d², यानी ये बोला गया है कि उसका केवल व्यास को दोगुना किया गया है तो अनुगमन वेग क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पर व्यास को दोगुना करूंगा तो इसका Vd का मान वो 1/4 हो जाए, कहना मतलब ये कि Vd का मान 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इसके अंदर अगर हमने उसका व्यास आधा किया है, सॉरी दोगुना किया है, हाँ व्यास अगर हमने दोगुना किया है तो उसका जो अनुगमन वेग है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 1/4 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक, अलग देखो। हाँ, विसर्जन को ट्यूब है तो उसका प्रतिरोध किस प्रकार होता है? भाई विसर्जन ट्यूब का प्रतिरोध है वो एक प्रकार अनोमीय पदार्थ है। विसर्जन ट्यूब क्लास स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि विसर्जन ट्यूब होती है वो अनोमीय पदार्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो। तो भाई अगर मैं यहाँ चाहूँ भाई आपका टाइम वेस्ट करा सकता हूँ, बट नहीं, आपका टाइम बहुत कीमती मेरे स्टूडेंट। भाई आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो अच्छे क्वेश्चन है। और भाई आपको अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पर आपको क्वेश्चन को कराने में 10-10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो भाई उस वाले प्लेटफॉर्म अभी छोड़ दो, क्योंकि आपका टाइम बहुत अहमियत है। मैंने आपको यहाँ पर लगभग 45 मिनट के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैं करवा चुका हूँ। तो भाई ऐसे प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए जहाँ पर आपको टाइम बचे हुआ। ठीक है, देखो, वर्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की आर रेडियस कि एक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर उसका अनुगमन वेग v हो जाता है, और उसी धातु के तार जिसकी रेडियस r/2 है से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी अनुगमन वेग का मान 2v हो जाए। कुछ नहीं करना भाई, आपको इसमें आई का मान निकालना, I1/I2। ठीक है, I1 कितना सर? I1 का अपने सामने I1 का हो जाएगा NA1 V1E। ठीक है, NA2 V2E, N से N कैंसिल, E से कैंसिल। ठीक है,
I1 का मान आपके पास I दिया गया है तो I लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। I2 आपके पास तो I2 पढ़ा रहने दो, ठीक है। अब देखो A1 का मान बोला कि अब उसकी रेडियस पहले की सेम है, पहले की R है, ठीक है, कोई R कर दो। V का मान अपने पास V है, पढ़ा रहने दो। दूसरे का आपको ये बोला गया कि सर जो R है वो R/2 कर दीजिए, तो कर दो R/2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर R/2 का स्क्वायर, और सो जो V है उसको आपको 2V कर दिया, 2V कर दो, कुछ नहीं करना, कर दिया, ठीक है। आगे आओ, जस्ट वेट, इसको मैं यहाँ पर बता दूँ, I1/I2 बराबर R1 स्क्वायर मतलब R² V बटा R²/4 इंटू 2V, R² कैंसिल, V से V कैंसिल, तो I1/I2 अपने पास आ गया क्या सर। I1/I2 अगर मैं बताऊँ तो 1/2, यानी कहने मतलब सर I2 बराबर होगा 2I1। तो कौन सा सर आपका ऑप्शन नंबर ए सही कि I बराबर होगा 2I, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, और भाई देखो नेवी के एग्जाम के अंदर आया भी है। हाँ भी देखो अगले आपकी स्क्रीन पर है, हाँ, किसी असमान परिच्छेद वाले धात्विक चालक से स्थायी धारा बहती है तो चालक की लंबाई के अनुदिश क्या स्थिर होगा। भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको पूरा डेप्थ में बताऊं तो भाई पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगर किसी चालक से स्थायी धारा, स्थायी का मतलब ये है कि कांस्टेंट, अगर किसी चालक से, अगर किसी कंडक्टर से कांस्टेंट धारा प्रवाहित हो रही है तो भाई उसमें उसके अंदर कांस्टेंट धारा प्रवाहित है, तो चालक की लंबाई के अंदर केवल धारा स्थिर होती है, बाकी कोई भी स्थिर नहीं होता है। क्यों कि देखो इसके पीछे का बहुत अच्छा कारण है, बट वो आपको टाइम के मतलब की वजह से आपको नहीं बता सकता, उसके लिए आपको आरएसएल की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, किसी तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 30 सेकंड में आवश्यक स्थानांतरण कितना होगा। I बराबर Q/T से निकालना, Q बराबर IT हो जाएगा। I का मान आपके पास 20 माइक्रो एम्पियर है और 30 आपके पास है, तो 2 3 6, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी चालक के तार में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। कुछ नहीं करना, आपको बस I बराबर आपके पास I बराबर Q/T वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पर I का मान आपके पास 1.6 मिली एम्पियर है, Q का मान आपको कुछ नहीं करना, आपको N इंटू E का मान आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ वाला फॉर्मूला रखकर आपको इसका आंसर निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ भाई, होमवर्क करना है और भाई आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको होमवर्क करोगे, आंसर कमेंट करोगे तो भाई आपको इसके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी जो भाई आगे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक मतलब धारा है, धारा I मतलब धारा I एक तार में प्रवाहित हो रही है, तो उसके दो भाग है P व Q, इसके व्यास क्रम से D और D/2 है, तो P भाग व E भाग पर अनुगमन वेग का अनुपात क्या होगा। अनुगमन वेग का अनुपात क्या भाई, अनुगमन वेग मेरे को ये बता सर I बराबर नावे होता है, ठीक है। I बराबर नावे, तो भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, I बराबर नावे वाला, I बराबर नावे NAVDE, इस फॉर्मूला याद कर लो। VD समानुपाती होगा 1/A, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर आपको ये बोला गया सर जो उसका व्यास है वो उसका व्युत्क्रमानुपाती है, तो VD समानुपाती होगा 1/D², ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ये पता है कि सर जो व्यास है उसके स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि सर यहाँ पर 4 होगा, किसी ना किसी ऑप्शन में 4 होगा, तो 4 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, उसको टिक करो और आगे बढ़ दो। पूरा सोल्व नहीं करना इस क्वेश्चन को। अगर आपको मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन तो भाई मैं मात्र से 1 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे को पता है कि सर किसी ना किसी के साथ 4 आएगा, तो 4 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपके पास केवल 4 है। अगर आपके इसके अंदर ऐसा होता है P बराबर 4Q या फिर इस हिसाब से कुछ होता है, अगर एक ऑप्शन और होता 4 के साथ, तो मेरे को पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। बट अगर मेरे सामने मेरे को पता है कि सर इसके अंदर 4 आएगा, चाहे वो अपॉन में हो चाहे वो इंटू में हो, चाहे किसी ना किसी साथ 4 आएगा, क्योंकि उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मैं ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देता और आगे बढ़ जाता। भाई ऐसी अप्रोच आपको खुद को डेवलप करनी ही पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, यदि एक इलेक्ट्रॉन इतने, ये अच्छा क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को करो यार, इस क्वेश्चन को बताऊंगा। देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो 5×10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से इतने मीटर की रेडियस के वर्ताकार मार्ग पर घूमता है, तब इस वर्ताकार मार्ग में धारा का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन भाई, आपको इससे क्वेश्चन की कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं की आपने आज तक मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने कहीं पर भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, बट भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। आओ निकालते हैं। I पूछा है, I बराबर होता है Q/T, ठीक है, I बराबर होता है Q/T। आपको एक रिलेशन है ये पता होना चाहिए सर, जो न्यू होता है, न्यू बोले तो चक्रों की संख्या है, यानी प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या वो होती है 1/T, ठीक है। तो सर मैं आपको ये बता सकता हूँ, I बराबर होता है अपने पास Q इंटू न्यू, ठीक है। तो Q का मान क्या है सर, Q का मान मेरे पास है, Q का मान मेरे पास नहीं दिया गया, तो मैं आपको Q का मान मेरे पास दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, और न्यू का मान मेरे पास है 5×10⁻15, तो 5×10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड मेरे पास है, तो 16×5 80। तो मेरे को ये पता है कि सर किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर 8 आएगा,
16.80, तो किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर 8 है, चाहे वो कितनी मतलब उसके मिली एम्पियर हो, चाहे वो माइक्रो एम्पियर हो, कुछ नहीं हो, बट मेरे को इतना पता है कि 16.80 किसी ना किसी के साथ 8 आएगा, तो 8 ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही है, तो मैं बी को टिक कर दूंगा और आगे बढ़ दूंगा। मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा नहीं इस क्वेश्चन को, पर ऐसे टाइम को कंज्यूम करना पड़ता है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, पूरा सोल्व करके आपको किसी को ये नहीं दिखाना कि मेरे यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन था, मेरे इसमें 3 नंबर आए, बट नहीं, आपको इसके अंदर ऑप्शन को टिक करना। तो मेरे को पता है सर 16.80 किसी ना किसी ऑप्शन 8 है, मैं 8 ऑप्शन को टिक कर दूँ, आगे बढ़ जाऊँगा, चाहे वो किसी भी है, ठीक है। अगर किसी को अरे किसी को इससे पूरा सोल्व करना तो वो इससे पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, बाकी आगे आपके लिए इसी सेम प्रकार का क्वेश्चन का होमवर्क है, तो भाई ये आपको खुद को कमेंट करके बताना, ठीक है। यानी सेम इसी फॉर्मूले पर होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी, न्यू का मान यहाँ पर आपको पता है कि सर चक्रों की संख्या जो न्यू है, न्यू यानी जो चक्रों की संख्या न्यू बराबर होता है अपने पास 1 अपॉन टी, तो यहाँ पर 1 अपॉन टी की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो इससे बोल सकता हूँ आई बराबर क्यू इंटू न्यू होता है, तो यहाँ पर न्यू का मान आपके पास चक्रों की संख्या है, बाकी किसी का कुछ भी यूज नहीं इस फॉर्मूले के अंदर। तो भाई ये था आपके लिए बड़ा बेहतरीन फिजिक्स का वीडियो। तो भाई देखो, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको 45 मिनट के अंदर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ। तो भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, अगर मैं चाहूँ तो भाई ये 30 क्वेश्चन का आपको साथ 1.5 घंटा भी खराब कर सकता हूँ, बट नहीं, मेरे को बताया मेरे भाई की टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो भाई देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना, सपोर्ट अवश्य करना, शेयर अवश्य करना, ताकि आपके जैसे और भी छोटे भाई हैं हमारे, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें हेल्प मिले। बस आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।